नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और ये क्या है जो आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके संबंध में मैथ का एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या शामिल किया है कि अभी जो दो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके पेपर को और उनके पैटर्न्स को एनालिसिस करते हुए हमने जो संभावित प्रश्न हैं उनको यहाँ पे शामिल किया है। तो ये जो प्रश्न हैं और इन जो प्रश्न हैं इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो उन सबको यहाँ पर हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और एक एक क्वेश्चन में हमने दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट डाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। पहले इसमें दिया है कि निम्न में से दी गई संख्याओं में क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें ये बताना है। अभी जो आपके एग्जाम में आया था, पूछा गया था, उसमें दिया गया था भिन्न, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, रूट दे दिया गया वो बताओ। हमने यहाँ पर मिक्स रूप लिया है, ठीक है। तो इनमें आप चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। तो इस तरीके से तो बता नहीं सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका करने का क्या है कि यहाँ पर अगर हम सबका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो सबका स्क्वायर कर दें तो किसी पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब अलग किसी पर डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि सबका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो रूट 2 का यहाँ पर भी स्क्वायर कर ले रहे हैं, और यहाँ पर जो 3√3 दिया गया है इसका भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे दिया है 4√4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक का तो हमें एक ही प्राप्त होगा, एक का स्क्वायर। अब ये जो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर है तो ये यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अगला जो दिया गया है 3√3, तो 3×3 = 9, और इसका 3 हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो इसका 27 मिलेगा, और ये 16 हो जाएगा, और ये 4 बाहर आएगा, तो इस तरीके से ये 64 हो जाएगा, यानी कि 64। तो इसमें आपका सही उत्तर जो होगा वो विकल्प डी सही उत्तर होगा, यानी कि 4√4 इसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्या है, और कौन सबसे छोटी संख्या है, कौन बीच में आएगी, कौन मध्य में आएगी। अगर ये पैटर्न आपको पता है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से क्या है श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक मतलब जो चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर आएगा। तो क्या आएगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे। देखो पहले ये दिया है 1BY, 6FV और 11JS और 16NP, फिर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आगे क्या आएगा। देखो आपके एग्जाम में मैथ कहा गया था, रीजनिंग नहीं कहा गया था, तब भी आपसे रीजनिंग वगैरह पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन डाला जिसमें अल्फाबेटिकल भी सीरीज है और न्यूमेरिकल सीरीज भी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पैटर्न होता है जो पकड़ते हैं। पहले तो देखते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है। जब इस तरीके से हमें नहीं मिलता है, कुछ नहीं सेट हो रहा होता है, तो क्या हो सकता है, इस तरीके से कुछ घट रहा होगा, कुछ बढ़ रहा होगा। तो हम ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरीके से फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो एक था यहाँ पर, आगे चल करके आपका 6 हो गया, तो कितने का अंतर क्या आया, ये आपका 5 का अंतर आया, यानी कि +5 हो गए, 5 बढ़ गए। फिर दिया गया 6 में 11, तो यहाँ पर क्या कितना हो रहा है, 5 यहाँ बढ़ गया, ठीक है। 11 से कितना हो गया 16, तो 16 कहाँ पर है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि 5 का अंतर आ रहा है। तो 16 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 किस में दिया है, यानी कि सब में दिया है। अब इस तरीके से क्वेश्चन को बना के टफ कर दिया, चलिए ठीक है। तो हम आगे का पैटर्न पकड़ेंगे, यानी कि बी, और बी में कितना जोड़ दिया जाए, तो मतलब एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 दिया है, 2 में 4 जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 मतलब एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 जोड़ा गया। फिर एफ में कितना जोड़े तो जे हो जाए, तो यानी कि 6 और 4 10, तो 4 जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब ये कितना 14 पे आता है एन ना, तो कितना हो जाएगा 10 और 4 14, यानी कि 4 4 जोड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एन में 4 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18। ये इसकी जगह पर शो करेगा, इसकी जगह पर आर आएगा। तो आर कहाँ पर दिया गया वही आपका आंसर होगा, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा 21N। और ये भी देख लेते हैं, जो आपका y दिया है, y से कितना घटा दें तो v हो जाएगा, तो 3 घटा दें, ठीक है। इसमें भी 3 घटा दें, फिर इसमें 3, फिर इसमें 3, तो यानी कि इसमें से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका m बनेगा। तो ये सीरीज चल रही है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैंक 5% कर दर से, ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अर्धवार्षिक है, इसको ध्यान रखना है। और क्या है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये 1 जनवरी को और इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई, ठीक है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज बैंक द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाएगा, ऐसा हमसे कुछ पूछा जा रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन क्यों डाला, यहाँ पर क्या हो गया
यहाँ पर SI और CI दोनों है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी SI लिखा नहीं है, ये मतलब CI हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और SI आपका क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आपका कहते हो साधारण ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमें दिया गया है 5%, तो ये तो सालाना होता है, लेकिन हमसे कहा गया है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 5 का आधा कर दे तो कितना 2.5% हो जाएगा ना, यानी कि 2.5% होगा ये वाला इसमें। लेकिन जो हमें जो दर दी गई है, यानी कि जो रेट दिया गया है, दर कितना दिया गया है 5%, ठीक है। इन कंडीशंस को याद रखते हैं सबसे पहले। फिर हमें दिया गया है समय, तो समय पहले कितना दिया गया है 6 माह का, और फिर अगले 6 माह का दिया गया है, ठीक है, यानी कि आधा आधा साल, और हमें कैलकुलेट भी इन्हीं पे आधा आधा साल पे करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्या कर दें, इसको ना लिखें, सीधे सीधे फॉर्मूला ना लिख करके हम सीधे लिख रहे हैं आपका 1600, तो 1600 लिख लिया हमने। अब इस पर क्या करें, 1600 का पहली बार में पहले 6 महीने में निकालेंगे 2.5%, तो इसका जब हम 2.5% निकालेंगे, यानी कि 1600 का जब हम क्या करें 2.5% यानी कि बटे कर दें, तो हमें जो इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, यानी कि पहले 6 महीने में हमें 40 मिलेगा, ठीक है, और दूसरे अगले 6 महीने में, वर्ष के अंत की बात कर रहा था, यानी कि पूरा साल हो गया, तो अगले 6 महीने हमें फिर 40 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका एक रूल ये होता है कि 40 हमें जो ब्याज मिला है, तो अगले बार में क्या यहाँ पर भी तो 40 पे ब्याज मिलेगा, 40 पे कितना हमें 2.5% का चाहिए, तो जब आप इसका 40 का 2.5% निकालोगे तो ये निकल करके आएगा आपका 1 रुपया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 रुपया हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई जाती है, तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक अगले 6 महीने फिर हो गए, ठीक है, तो अगले जब 6 महीने हो गए, यानी कि फिर 1600 रुपये उतने ही जमा कराए, कितने दिनों के लिए, 6 माह के लिए, यानी कि सिर्फ एक बार कैलकुलेट होगा, ठीक है, एक ही बार तो उसको मिलेगा, तो उसको चाहे हम SI कर लें, चाहे तो यहाँ पर SI को काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्याज तो मिल नहीं पाएगा अगले 6 महीने, क्योंकि महीना जो है मतलब अंत हो जा रहा है। तो फिर अगला जो 1600 का है आपका कितना 2.5%, तो वो कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। तो अब हमें मिलता क्या है, ये वाला 40, ये वाला 40 और एक और ये क्या है, सारे ब्याज हैं। अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो ये 40 अपना 3 बार दिया है, तो 3 बार गुणा कर देते हैं, 1 2 3, ये 3 बार हो गया। अगला क्या करते हैं, 1 रुपया और मिला है तो उसको जोड़ देते हैं, तो 4 तियाँ 12, 120 और प्लस 121 रुपये हमें क्या मिलेगा, वर्ष के अंत में बैंक के द्वारा उस व्यक्ति को ब्याज दिया जाएगा। तो विकल्प किसमें 121 दिया, विकल्प सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा का माप करते समय, ठीक है, 2% की गलती हुई है। अब इसमें क्या कह रहा है कि बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। गलती हुई है उसको पहले देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूं कैसे करोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब घटता है या बढ़ता है तो उसको हम कैसे डील करते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं और x कर दिया, फिर यहाँ पर जो हमारा प्लस माइनस हो रहा होता है अपॉन क्या करके 100 कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में रख करके हम इस क्वेश्चन को पहले आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जब इसमें रखेंगे तो आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर जो वर्ग है तो सबसे पहले ये वर्ग मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो हमेशा क्या करते हैं, आप भुजा का स्क्वायर कर देते हैं ना, यानी कि किसी जो साइड मान लो ए दी गई है तो उसको क्या करेंगे, ए को 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर हमसे गलती हो रही है 2% की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि 2 और +2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बढ़ गया, मान लो कि त्रुटि हो गई तो हमने बढ़ा के नाप लिया 2%, तो 2 + 2, फिर क्या कर ले रहे हैं x की जगह पर यहाँ पर क्या कर देंगे 2 × 2 कर दिया, अपॉन क्या कर दिया 100 कर दिया। अब ये 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये बटा 100 हो जाएगा। तो जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो 0.04 आएगा, और ये इस 4 को इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.04%। इतने का क्या आएगा, आपका डिफरेंस आएगा, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो गया इस प्रश्न के लिए। चलिए ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब आप ना लगाना चाहो फॉर्मूला, ठीक है, तब के लिए देखते हैं। अगला अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भुजा हमारी दी गई थी वो कितनी है 10, चलिए 10 मान लिया हमने, ठीक है। फिर इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे
तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 10 क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, तो कितना क्षेत्रफल आएगा हमारा 100 क्षेत्रफल आएगा। चलिए ठीक है, लेकिन हमसे दूसरी कंडीशन क्या कही गई है कि 2% की हमसे गलती हो गई, यानी कि क्या हो गया 10 का 2% कितना हो जाता है। सबसे पहले अगर ये निकाल लें तो कितना हो जाएगा 10 का 2% जब आप निकालोगे तो निकल करके आएगा 0.2, ठीक है 0.2 निकल करके आएगा, 10 दशमलव मतलब 0.2, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, जो हमें 10 दिया गया था तो 10 में से अगर हम 0.2 माइनस कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, या माइनस ना करके अगर हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा। तो इस यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ देखने वाली कि हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर त्रुटि स्वरूप हम अगर क्या कर देते हैं, अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा हमें आंसर फाइंड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दें कि 10.02 हमें जो प्राप्त हुआ है इसमें अगर जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो मिलेगा हमें 10.02, ठीक है मिलेगा हमें, ठीक है। इसकी भुजा जो हमें मिलेगी त्रुटि स्वरूप। अब हम इसमें क्या कर देते हैं कुछ इसका स्क्वायर, इसका जब क्या करेंगे हमें एरिया फाइंड करना होगा, क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में बात करनी है। तो इसका एरिया फाइंड करने क्या करेंगे 10.2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा 104.04 प्राप्त होगा। तो कितना का अंतर आया, देखो पहले हमें एरिया कितना मिला था 10.100 मिला था, ठीक है। अब जब हम इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, अंतर हमें मिल रहा है 4.4% का। तो त्रुटि स्वरूप इस तरीके से भी बिना फॉर्मूले के भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है। इस तरीके से प्रश्न क्या आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ पर शामिल किया है। और इस प्रश्न के क्या करेंगे बेसिस पे हम आपको जितना बेसिक है वो क्लियर करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि जब हमें x बराबर 1 दिया गया है तो हमें क्या देना है कि 2x मॉड के अंदर जो दिया गया है 2x - 1 प्लस x - 3 का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो ये आप सीधे सीधे यहाँ पर x की वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए x बराबर 1 दिया है, पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, सबसे पहले 2 की जगह पर x लिख देते, 2x की जगह पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 लिख दिया और माइनस का 1 कर दिया, ये मॉड के अंदर क्लोज है अभी, ये ध्यान रखना है। प्लस कर दिया और x - 1 कर देते हैं, मतलब 1 - 3 कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ये x की वैल्यू आपका कितना हो गया 3 हो गया, 1 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा मॉड के अंदर, फिर हो जाएगा प्लस और ये आपका हो जाएगा कितना माइनस का आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर वाला 1 होगा मॉड में और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो अगर इस प्रश्न को अगर हम नॉर्मल वे में अगर इतने के बाद में अगर सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये बाहर निकले प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि माइनस का 1। अब माइनस का 1 तो जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये तरीका गलत है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या शायद आपको पता भी होगा, और तो वहाँ पर लोग बताते हैं, मतलब आपने पढ़ा होगा कि मॉड के बाहर जो चीज़ें होती है वो क्या होती है आपकी प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो भी होगा ये प्लस जो होगा 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाला हटा करके तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा बाहर निकल करके तो ये 2 हो जाएगा अपने आप में प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 2 और 1 ऐड करके क्या बनेगा हमारा 3 बनेगा, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया, तो आपका जो विकल्प बी है वो सही उत्तर होगा, यानी कि 3 आएगा। अब हम यहाँ पर बताते हैं, आपने क्वेश्चन देख लिया कैसे एग्जाम में आया, कैसे आपने इसको डील किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि मॉड का मतलब यहाँ पर है क्या, कैसे कैसे इसको डील करेंगे। और मॉड का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि x बराबर 1 दिया गया है, ठीक है, मॉड के अंदर दिया गया है मॉडुलस, तो x बराबर जब 1 दिया गया तो ये मान लेते हैं देखो हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, यहाँ से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, ये मुख्य बिंदु है। तो ये देखो नंबर लाइन है, इधर वाला सारा सिस्टम क्या है माइनस में है, और इधर वाला सारे जो मतलब जो इंटीजर दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं वो प्लस में है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम ओरिजिन से इधर दाएं चलें, दाएं जाएं, ठीक है, चाहे बाएं जाएं, हम कोई दूरी चलेंगे ना ये इधर चलने के लिए, तो जब हम कोई दूरी चलेंगे तो क्या होगा, हमारी दूरी कभी माइनस में तो होगी नहीं। हमें तो कह नहीं सकते कि भाई अपने घर से स्कूल तक गए थे तो हमने -2 किलोमीटर चला, नहीं होगा ना। तो जब हम इसकी जो वैल्यू होती है उसको व्यक्त करने के लिए बाहर जब निकालते हैं
तो वो प्लस में कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल हो जाता है मॉडुलस का, ठीक है, ये आप ये समझ गए। ये आपका क्या है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक, वहां से ग्राफ जो होता है उसके बेसिस पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर सिस्टम तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा। लेकिन जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जहां पर कह दिया जाता है कि मॉड के बाहर जब कोई भी चीज निकलेगी, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन यहां पर दे दिया गया, वो यहां पर मान लेते हैं कि हमें क्या दिया गया, मॉड एक्स दिया गया है, ठीक है। मॉड एक्स बराबर हमें जो दिया गया है 4 दिया गया है। अब हमसे अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले, इतना बेसिक पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि एक्स बराबर अब कितना होगा आप बताइए, तो एक्स बराबर आप क्या कहोगे, एक्स बराबर 4 होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, आप कहोगे मॉडुलस के बाहर जो भी चीजें होंगी वो प्लस में हो तो भी प्लस, अगर माइनस में हो तब भी प्लस, आप ऐसा कहोगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, दोबारा मैं बता रहा हूं कि जब हम ओरिजिन से चलेंगे, ठीक है, तो जब मॉड एक्स बराबर 4 है तो 4 हो सकता है इधर व दाहिने वाला भी हो सकता है और 4 बायां वाला भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि 4 कैसा, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस के की जगह पर, यानी कि कोई भी नंबर, यानी कि हम दाएं भी जा सकते हैं बाएं भी जा सकते हैं। तो कभी ये मत कहना कि मॉड के बाहर, मतलब जो भी चीज सॉल्व होकर बाहर आएंगी वो हमेशा प्लस में रहेंगी, ये मत कहना। बस इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम की ओरिजिन से जो डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि जो दूरी कवर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलिए कि दूरी पॉजिटिव होती है ना कि निगेटिव होती है। तो ये रहा आपका मॉड का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये आईटीएम्स वगैरह यूज करते हैं, आईटी वगैरह में आता है। तो ये क्या है, बेस था जो हमने आपको बता दिया, जिसके दम पे आप आगे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपके एग्जाम के संबंध में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दिया गया है कि एक धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है। तो धनराशि क्या है, यानी कि वो मूलधन क्या है हमें बताना है, जिसपे ये सारा काम हो रहा है, यानी कि जो प्रिंसिपल है आप। तो सबसे पहले यहां पर क्या देख लेते हैं कि जो हमें दर दी गई है, यानी आपका जो रेट दिया गया है वो कितना है। तो हमें दर दी गई है 5% की, ठीक है, वार्षिक है। और समय कितना दिया गया है, टी, यानी कि समय हमें दिया गया है 2 वर्ष का, ये 2 साल हो गए। अब हमें ये कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया। तो हम ये इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले पे करते हैं, कॉमन सेंस के बेस पे। तो हम क्या कर लेंगे, पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कोई हमारी जो राशि रही होगी इन दोनों के लिए 100 रुपये रही होगी, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब हम 5 दूना 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 10, और 100 का 10% जब हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 निकल करके आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, यानी कि जिसे आप कहते हो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर CI, तो इसमें 2 साल के लिए है। तो पहले साल क्या करेंगे, 100 रुपये तो 100 ही हैं, तो पहले साल पे हम क्या करते हैं, 100 का निकालेंगे 5%, तो वो हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल पे हम क्या करेंगे, 100 का निकालेंगे 5%, तो ये 5 रुपये हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल पे ये जो 5 दिया गया है तो ये ब्याज है, तो ब्याज पर भी ब्याज तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 5 का 5% जब हम निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0.25 प्राप्त होगा। तो यहाँ इस ब्याज का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 0.25, यानी कि 25 पैसे मिलेगा, इस तरीके से कह सकते हैं, रुपए के भाग में। अब जो इनका SI और CI का जो अंतर दिया गया है, यानी कि ये कितना था 10, और ये जुड़ करके कितना बनेगा, 5 5 10, 10.25, ठीक है। जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ ये 10 था, 10 और अंतर ये कितना, 10 दशमलव क्या हो जाएगा 25, तो इनका अंतर हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.25% प्राप्त हुआ, ठीक है। ये कितने के बराबर दिया गया, कितना, 25 रुपये है, यानी कि ये 25 के बराबर प्राप्त होता। तो हमें निकालना कितना है, 1% निकालना है, ठीक है। तो 1% को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0.25 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये 2 जीरो हटेंगे तो पीछे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगेंगे, आपके 2 जीरो हो जाएंगे। और ये प्रतिशत में है, तो हमें कितना चाहिए, 100% की वो कितनी वो थी, ठीक है, धनराशि, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। अभी कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, और पीछे 2 जीरो ये लिख लिया और 2 जीरो ये बचे, ये भी लिख लिया, तो कितना हो गया 10,000। यानी कि आपका जो विकल्प बी है आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि
330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 100 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो कोई पहिया है मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वो उसको इतनी दूरी कवर करनी है, ठीक है, और इसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास मान लो 1 आर ये हो गई, ठीक है, रेडियस त्रिज्या, ठीक है, तो और ये हो गई, तो इन दोनों को मिला करके कितना बताया गया है, यानी कि ये 2 आर हो गया, 2 आर, ये भी मतलब आर हो गया और ये भी आर हो, तो उन दोनों को जोड़ के कितना हो गया 2 आर, यानी कि व्यास जो दिया गया यानी कि डायमीटर ये हमें कितना दे दिया गया 2 आर। इसके बराबर हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको आर निकाल लेते हैं क्योंकि त्रिज्या निकालना है, तो इसको क्या करें 2 से क्या करते हैं काटेंगे, तो आर बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो 50 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसी पहिए के द्वारा 330 मीटर की दूरी हमें कवर करानी है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, त्रिज्या बराबर हमें मिला 50। अब 330 मीटर की दूरी ये कवर करेगी तो कितने चक्कर लेगी, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगी। तो इस पहिए को अगर यहाँ से मान लो ये कोई वायर था, इसको बीच से हम अगर काट के और इसको फैला दें तो ये क्या होगा, ठीक है, तो इस तरीके से चलेगी लुढ़क करके यहाँ पहुँचेगी, तो ये कितनी दूरी हो गई, ये हो जाती है दूरी, इसकी जो परिधि होती है इसके बराबर हो जाती है। तो एक चक्कर में कितना चला, ये उसकी जो परिधि है उससे निकालेंगे। तो इसका वो जो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, 2 और पाई पता है, आर हमें क्या निकल गया 50, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमको दूरी ये एक चक्कर में इतना चलेगी, ठीक है, ये हो गया हमारा एक चक्कर का। अब हम ये देखते हैं कि हमें चलाना कितना है 330 मीटर, तो ये 330 दिया गया है, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि ये सेंटीमीटर की बात कहा जा रहा है, ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम ये कुल दूरी हो गई, ठीक है, और ये एक चक्कर हो गया, तो कुल दूरी से एक चक्कर को भाग देंगे कितना हो जाए, यहाँ पे लिखा है 2 और पाई को लिख सकते हैं हम क्या 22/7 लिख सकते हैं, और आर की जगह पर हम कर दें 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और गुणे फिर ये कितना हो जाएगा 50, तो इस तरीके से कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा आगे लिख लेते हैं 330, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है गुणा, ये 22/7 पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल करके आएगा 11 3 33 और 11 दूना 22, फिर कितना बचा ये 30 और ये 7, ठीक है, और इसके नीचे बचता है आपका 2 ये वाला, तो ये हो जाता है 15 और 15 से 105, यानी कि विकल्प डी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इस वाले प्रश्न में क्या दिया गया है। एक फल विक्रेता क्या है 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है कितनी, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में लिखा हुआ है ये 4/1/6% लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा 4 और इस तरीके से 1/6%, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है, आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिर्फ हमें आपको लैंग्वेज बतानी है कि लैंग्वेज के बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे करोगे। देखो 24 आम खरीदता है 1 मुफ्त देता है, तो 24 हो गया और 1 कितना, कुल आम कितना ग्राहक ने लिया, कुल तो लिया बंदे ने 25, ठीक है, 25 पे क्या हुआ 1 मुफ्त दे दिया, यानी कि 1 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, बस इतने सॉल्व कर लोगे आपका उत्तर हो जाए, यानी कि 25/4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प जो है 4% आपका उत्तर हो जाएगा। तो बस इसमें क्या करना था लैंग्वेज पकड़नी थी, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोण कितने हों 90 अंश हों 60 अंश हों और 30 अंश हैं, तो इन कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात हमें बताना है और हमें कुछ दिया नहीं गया है। तो सबसे बेसिक रूल है यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन का रूल लगाते हैं, ठीक है, साइन का रूल कह सकते हैं या फिर लॉ ऑफ साइन कह सकते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि जब हमें कोई 2 एंगल दे दिया जाए, सबसे पहले जो आपका दिया गया है यहाँ पर जो आप देख लो, इसमें क्या होता है जो साइन ए बराबर हो जाएगा तो उसके सामने की जो भुजा हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये साइन ए मतलब क्या एंगल है, जब साइन बी वाला एंगल दिया गया होगा तो इसके सामने की जो भुजा उसके बराबर हो जाएगी, और साइन सी जब दिया होगा तो उसके एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये भी कैसे होंगे, ये रेशियो में होंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, एग्जैक्ट नहीं रेशियो में होंगे।
अब इससे क्या कर सकते हो, आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे आप क्या कर सकते हो, आपके एग्जाम में अगर मान लो कि एक एंगल दे दिया गया, ठीक है, आपको फिर उसके साथ क्या कर दी गई, दो साइड दे दी गई, तो आपसे पूछ ले अगला एंगल, तो इस पे रख करके, इस फॉर्मूले पे रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर अगर आपको दो एंगल दे दिया गया, एक साइड दे दी गई, बाकी की साइड पूछा, तो आप उससे क्या करोगे, दूसरी साइड आपको फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहां पर तो हमें तीनों एंगल दे दिया गया। देखो एंगल ए कितना दिया गया है, ए मान लेते हैं यहां पर हमारा जो दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, और बी यहां पर जो मान लेते हैं दिया गया है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है 60 डिग्री, और सी जो दिया गया है वो कितना है आपका 30 डिग्री दे दिया गया है। अब यहां पर हम लगा देते हैं साइन रूल। साइन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन क्या करते हैं पहले 90 डिग्री कर लेते हैं, फिर क्या लगाएंगे साइन का 60 डिग्री, फिर लगाएंगे आपका जो साइन का 30 डिग्री, फिर इनके क्या कर लेंगे, इनके सामने इनके मान रख लेंगे। तो जो आपका साइन 90 दिया गया है तो इसका मान होता है आपका 1, और साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 होता है, और जो साइन 30 का मान दिया गया है ये हो जाता है आपका 1/2, ठीक है। फिर इनको जब आप रेशियो में रखोगे तो ये सॉल्व होकर के जो आपका उत्तर बनेगा वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी कि 2√3/1, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब ये इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और 2 मैं बता दे रहा हूं आपको, ये 2 ये 3 और ये फिर ऊपर वाला क्या बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है, ये 2 से 2, तो आपका ये वाला जो विकल्प सी होगा जो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये साइन रूल आपको ध्यान रखना है, रिवाइज कर लेना है, और इसके बेस पे आप किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन आए आप इसको टैकल कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक मशीन पर इसकी अंकित कीमत 18,000 रुपए है, और यदि इसे 20% की छूट पर बेचने पर हमें क्या होगी, 4% की हानि होती है, तो मशीन की लागत कीमत में क्या होगी, ठीक है, मशीन की लागत जो प्राइस है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले कि मशीन थी कितने की, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 18 की है, 18,000, तो ये 18,000 हो गया। तो फिर हमसे ये कहा गया कि 20% की छूट दे दी, तो किसी मान लो कि 100 थी, तो फिर अगर आपने 20% की छूट दे दी तो कितनी बची, वो 80 बचेगी, ठीक है, यानी कि 80 का जो हो जाएगा 18 कितना प्रतिशत, ठीक है। तो 80 का 18% जो हो जाता है, छूट देने पर हमें क्या हो जाता है, ये कह रहा है कि 4% की हानि होती है। तो मान लो कि 100 था, 100 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो ये 96 बचेगा ना, ये 96 हो जाएगा, नहीं 96। तो हमें क्या होगा कि इसकी हमें कीमत, लागत कीमत क्या हमें नहीं पता, हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं कि इसकी जगह पर हम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि एक्स का 96%, 96/100% के लिए कर लेंगे, तो ये क्या है, इसके बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम एक्स की क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको देखते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो बचेगा, जो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स बराबर निकल करके आएगा 15,000, ठीक है, यानी कि क्या था आपका विकल्प डी वाला जो हो जाएगा आपका उत्तर सही हो जाएगा 15,000। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 15, 25 और x इकाई हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन को रखा है आपके लिए। मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हमें इस तरीके से दिया गया है और कोई भी है, और यहाँ पर एक मान लेते हैं 15 है, एक मान लेते हैं 25 है, और एक यहाँ पे मान लेते हैं x है। तब निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही है। तो त्रिभुज का एक रूल होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि त्रिभुज की इन्हीं जो 2 साइड होंगी, कोई जो हो जाएंगी आपकी 2 भुजाएं जो होंगी, ठीक है, इनका हमेशा जो सम होगा, ठीक, वो हमेशा क्या होगा, तीसरी जो भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई ये वाला त्रिभुज हो गया, इसकी साइड ए, ये बी और सी, तो हमेशा ध्यान रखना ए और प्लस बी ये हमेशा बड़ा होगा सी के, ठीक है, और इस तरीके से बी प्लस सी ये हमेशा बड़ा होगा ए से, और सी प्लस ए ये बड़ा होगा हमेशा ए से, यानी कि ये कंडीशन फॉलो करेगी किसी भी हर हाल में, तभी वो त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर देखो, इस कॉन्सेप्ट पे, बेस वाले पे आप सबको एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रश्न में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जो होगा आपका, ये सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है।
यदि त्रिभुज ABC इस प्रश्न में दिया गया है कि AB बराबर BC, BC बराबर CA, तब परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमें बताना है। तो जब इस तरीके से इसे क्वेश्चन पूछता है तो टफ सा लगता है। अब यहाँ पर ना कोई नंबर दिया गया, ना डिजिट दी गई, ना ही ये बताया गया हमसे कि त्रिभुज वो है कौन सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम त्रिभुज बनाएं, ड्रॉ करें, तो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि AB बराबर BC और BC बराबर CA, तो जब सारी भुजाएं बराबर हों तो वो क्या हो जाता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर कह सकते हैं आप उसे समबाहु, यानी कि सभी भुजाएं समान, ठीक है, वो बराबर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या आपको ध्यान रख लेना है, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं यहाँ पर, और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाती है आपकी स्मॉल r मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इनका अगर हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है इनको, तो रेशियो रख करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए आप लिख सकते हो, इसकी जो साइड A मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सबकी साइड बराबर होंगी तो A मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त मतलब ये वाला हो गया, तो हमें ये जो सेंटर दिया गया है तो ये बताना है, ठीक है, ये वाला कौन सा हो, ये वाला। फिर अगर यहाँ पर हम अंतःवृत्त की पहले बात करनी, वो कौन होगा, तो सेंटर यही रहेगा, तो ये वाला जो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा, ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसके बार में, इसके इस परिप्रेक्ष्य में, तो ये वाली R और ये वाली R का हमें रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका वाला जो फॉर्मूला होता है A/√3 हो जाएगा, ठीक है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए आपका A/2√3 हो जाएगा। अब इनका रेशियो हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं, इनको बराबर में पहले लिख लेंगे, A/√3 और दूसरा कर लेते हैं A/2√3, ठीक है। आपका A से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है, √3 यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैपिटल R था, ये स्मॉल r था, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 1, और ये अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या मिलेगा कि R और अनुपात R हमें जो मिल जाएगा वो मिलेगा 2:1, क्योंकि ये बदल करके इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 2:1 हो जाता है आपका उत्तर। यानी कि विकल्प कौन सा आपका सही उत्तर होगा, 2:1, विकल्प A वाला जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब अगर हमसे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जिसे आप एरिया कहते हैं, वो पूछे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वहाँ पे लगाना है आपको √3/4 A स्क्वायर क्या है, या फिर कह सकते हो इसे, या फिर आपका भुजा स्क्वायर, भुजा वहाँ पर कोई भी दी जा सकती है, तो भुजा स्क्वायर कर सकते हो। फिर अगर हाइट की बात करें, मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये जो हाइट इसकी ऊंचाई पूछ रहे हो हमें साइड दे दिया जाए, तब आप इसको कैसे करोगे वही बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको फॉर्मूला रखना है √3/2A, ठीक है। ए क्या होती है, उसकी भुजा हो जाती है, तो ये वाली 3 चीज़ याद रखना। अगर इसका परिमाप पूछ ले, परिमाप यानी कि चारों इसकी जो तीनों भुजा इनके साइड का कुल, तो क्या करना है आपको, चारों जोड़ देना, यानी कि आपका 3A लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब देख लेते हैं आपके त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसको भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा भी जा रहा है। तो ये वाला तो हो गया समबाहु त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमसे किसी और ट्रायंगल का जब एरिया हमसे पूछ ले, तो उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछ ले, तो आप उसका लगा दोगे 1/2, और आपको क्या करना है, बेस यानी कि आधार, और फिर क्या हो जाएगा उसकी ऊंचाई, ठीक है। उसकी ये आधार हो जाता है ये वाला, और ऊंचाई इसकी ये हो जाती है, इसका ऊंचाई गुणा ये कर दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक तो क्षेत्रफल का ये वाला फॉर्मूला हो गया। एक होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें क्या करेंगे आप लिखोगे कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, √ इतना लंबा सा, और जितनी चीज़ें हो उसके अंदर आएंगे, यानी कि S और S - A, S - B ये ब्रैकेट में, और S - C अगले ब्रैकेट में। अब आपके दिमाग में अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पर S दिया गया है, S का मतलब होता है कि जो कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, और उस ट्रायंगल की जो सारी साइड हैं, ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल दिया गया है, A मान लीजिए इसकी साइड A है और इसकी साइड B है, इसकी साइड C है, यानी कि कोई भी जो साइड है समान नहीं है, तब क्या करेंगे A + B और +C इनको जोड़ करके उसको 2 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो हमें S प्राप्त हो जाएगा। S यानी कि आपका जो सेमी पेरीमीटर होगा, यानी कि ठीक है अर्ध परिमाप,
तो इससे क्या करने, और ये क्या होगी, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, इस तरह से रख करके आपको अगर एग्जाम में पूछे आपका क्वेश्चन तो फॉर्मूला रख करके आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि ऊंचाई AD बराबर 3 है, वो भी सेंटीमीटर में, और AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें इसका परिमाप बताना है, परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया कि क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन इतने छोटे में क्वेश्चन होगा नहीं। कैसे होगा उसे देखते हैं। पहले इन्होंने जो कहा वो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि त्रिभुज कोई एक है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि A है, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाता है B और ये हो जाता है C। AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया गया है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई AD, यानी कि ऊंचाई जो कोण यहाँ से शुरू होगी और कहीं यहाँ आएगी ना तब तो होगा, तो ये D पॉइंट हो जाता है। तो जो AD दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, पहले से ही 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इससे हमें ध्यान रखना है। अब इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर हमें ऊंचाई दे दी गई है। ठीक है, और बेस हमें नहीं पता है, बेस का मतलब ये वाला पार्ट हमें नहीं पता है। तो बेस क्या कर लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, थोड़ी देर स्मॉल b मान लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हाफ, यानी कि 1/2, और बेस कितना हो गया B आधार, और ऊंचाई हमें दी गई है 3। ठीक है, फिर हमसे कहा गया कि इसका क्षेत्रफल कितना है 12, तो इसके बराबर में अगर हम 12 रख देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 और ये कितना हो जाएगा 4, और फिर जब इधर जाएगा तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये भी बराबर 12 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं, 12 तो नहीं होगा यहाँ पर, ये 12 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है B। हमारे पास क्या बचता है, B/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, जब B बटा ये कितना हो जाएगा, हमें 4 जो प्राप्त होगा, B/2 बराबर 4, तब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो B बराबर हमें 8 मिलेगा, 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो ये B वाला पार्ट पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ले करके, ये हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे अब बस इतना ही नहीं पूछा है, हमसे ये कहा है कि इसका परिमाप बताओ। भाई परिमाप के लिए हमको ये साइड पता है, अब इन दोनों में से कोई एक साइड पता होती तो हम परिमाप बता देते हैं। तो इसकी साइज का क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम ये वाली जो साइड दी गई है उसको पहले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लेते हैं ट्रेंगल है, तो ये जब इसकी क्या दिया गया, इसका बेस है। अब यहाँ पर जो ये कह सकते हैं, ये जब ऊंचाई है तो ऊंचाई जब सीधा सीधा होगा, कोई लाइन पड़ी होगी तभी ऊंचाई होगी। तिरछी तो डालेंगे तो वो तो ऊंचाई होगी नहीं, तो भाई जब तिरछा डालेंगे तो बड़ी हो जाएगी ना, तो एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं होगी। तो जब ये ऊंचाई होगी तब ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। तो 90 डिग्री का कोण जब बनाएगी तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये क्या 8 जब हमें प्राप्त हुआ था, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा 4 इधर का हो जाएगा और ये 4 वाला इधर का हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो हमें जब ये ट्रायंगल एक इसको तोड़ लेते हैं, आधा ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है 3 और ये हमें मिल जाता है 4। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये जब इसको सॉल्व करेंगे कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमें ये वाला जो भाग वाला है ये प्राप्त हो जाएगा। तो 3 और 4 ये कितना हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 5। तो 5 इधर वाला और ये 5 इधर वाला, ठीक है, और ये 4 ये भी। तो ये इस तरीके से जोड़ देंगे, कितना 5 5 10 और ये 4 4 8, तो हमें मिल जाएगा 18। ये हमारा हो जाएगा सारी साइड, मतलब जो साइड हैं उनको जोड़ करके मिलेगा हमें परिमाप, और 18 हमें क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। यानी कि विकल्प ए आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि x एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि x की दक्षता कितनी 60% अधिक है, y की दक्षता मतलब जो है x के कंपैरिजन में 60% अधिक है, तो y उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम क्या किए हैं उसका थोड़ा एक लेवल और अब चले गए हैं। आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा और ये क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से कर भी सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं x और y, जो कोई बंदा काम करेगा तो अपनी दक्षता यानी कि इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता के अनुसार ये तो काम करेगा। तो सबसे पहले हमसे ये कहा गया कि y की दक्षता 100 से मतलब क्या है, x से 60% अधिक है।
तो x को मान लेते हैं कि उसकी दक्षता 100 रही होगी, और ये 60% अधिक है तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 होगा, और अधिक है तो 100 और 60 जोड़ देंगे तो 160 बनेगा। ठीक है, अब इनकी दक्षता को निकालने के लिए हम, ये रेशियो में निकलेगी, तो इसको हम जब निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें जो प्राप्त होगा ये 0 से 0 हो जाएगा, और ये आधा करके 5 और ये 8 हो जाएगा। तो इनकी दक्षता हमें प्राप्त हो गई 5 और 8 रेशियो में। अब अगर हम जानते हैं, पढ़े होंगे कि अगर दक्षता को समय से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कुल काम मिल जाता है। ठीक है, कुल काम कितना हुआ, तो दक्षता कितनी है यहाँ पर x की 5 है, चलिए ठीक है। काम कितने दिन करता है, वो 16 दिनों में पूरा करता है, तो 5 गुणे 16 कर देते हैं, तो हमें कुल काम कितना हुआ, 80 मिल गया। ठीक है, 80 काम कुल हो गया। अब कह रहे हैं कि ये y करेगा अपनी दक्षता से काम, तो 80 काम को y किससे करेगा, अपनी क्षमता से। उसकी क्षमता कितनी है, 8, तो 8 से काम करा दो, तो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। यानी कि विकल्प ए जो होगा इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि a बराबर कितना दिया गया है, मैं लिख के बता दे रहा हूं, यहां पर टाइपिंग एरर है। a बराबर दिया गया है b² अपॉन b माइनस a, ये दिया है a के बराबर। तो हमें बताना है, ये भी यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम a³ और प्लस b³। हमसे पूछा गया है, ये b³ है, तो हमसे ये पूछा गया है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे अगर हम 1 कर दें, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि b² बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस a, और ये उधर जाएगा तो कैसा, भाग गुणे में हो जाएगा, तो इस तरीके से। फिर जब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि b होगा, और क्या हो जाएगा, ba हो जाएगा, और माइनस का a² मिल जाएगा, और b² इधर ही रहेगा। फिर अगर हम कर लें यहाँ पर b², इन सबको इधर ले आए तो माइनस का ab हो जाएगा, और ये माइनस का a² है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस का b² हो जाएगा, और इसके बराबर 0 बचा, नहीं बचा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि a³ और b³ बताना है हमें, जबकि हमारे पास क्या है, b² माइनस ab और b² है, प्लस b² दिया गया है। तो आपको अगर याद है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a³, ठीक है, प्लस b³ का, इसका एक फॉर्मूला है। अगर इसको यहाँ पर रखोगे तो निकालोगे a प्लस b इस तरीके से, और फिर क्या हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस ab हो जाएगा। और आपने देखा कि b² माइनस ab प्लस b², ठीक है, नहीं, ये कि यहाँ पर a² होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये निकल करके क्या आता है, इसके बराबर, इसके बराबर हमने निकाला 0। अब इसके बराबर ये प्लस बी कितना दिया गया है, ए प्लस बी कितना दिया गया, कितना भी दिया हो, ठीक है, a³ और यहाँ पर कितना दिया गया, b³ हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके कंपैरिजन में कितना भी दिया उसको गुणा करेंगे अगर हम 0 से, तो हमें 0 ही तो प्राप्त होगा। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है इस तरीके से, लेकिन आपसे ये वाला जब पूछा जाए यानी कि a³ प्लस b³, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम आपको धीरे धीरे साथ में करवाते रहेंगे आने वाले जो जितने सेट होंगे उनमें। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि यदि m एक सम संख्या है, ठीक है, तो m² माइनस 1 गुणनफल 2 क्रमिक, फिर दिया आपका क्वेश्चन मार्क, क्या क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्ण संख्याओं का हो सकता है गुणनफल, या फिर सम संख्याओं का गुणनफल हो सकता है, या विषम संख्याओं का गुणनफल, या फिर पूर्ण वर्ग हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको आता है तो सिंपल ठीक है, ट्रिक से कर लोगे। अगर नहीं आता तो सीधा सीधा आप तो तुक्का मारो या तो छोड़ के आओ। अगर कर लिया तो आपको सीधा आपका क्या मिलता है, 1 नंबर फ्री का हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये m² माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सम संख्या और उनका क्या है गुणनफल। 2 लगातार कौन सी संख्या है उनका क्या होगा, गुणनफल 2 क्रमिक क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। आप जानते हो, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो जो सम संख्याओं को हम इवन कह सकते हैं, ठीक है, आपके जो इवन नंबर होते हैं वो कौन कौन हो जाते हैं, जो क्या हो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, उनको क्या करें हम 2 से डिवाइड कर सकें, तो कौन हो जाएंगे आपके 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरीके से आगे 10 भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनको क्या करेंगे m² माइनस 1 इनके फॉर्म में रखेंगे। चलिए ठीक है, रखते हैं।
तो अब 2 हो गया, तो 2 की जगह पर m की जगह पर हम लिख देते हैं अगर 2 का स्क्वायर, ठीक है। m की जगह पर अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें तो हमें इस तरीके से जब सॉल्व करें तो कितना हो, 2 दूना 4 और -1 कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सम संख्या रख रहे हैं, m एक सम संख्या, 2 रख दिया हमने। अब रखते हैं 4 रख देते हैं, अगली 4 संख्या सम संख्या कौन सी है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर करके और -1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 से कुछ 16 और 1 माइनस कर देंगे, हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो 15 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं छठा रख लेते हैं, मतलब 6 रख लेते हैं। 6 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर 6 तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 36 और 36 से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा वो 35 प्राप्त होगा, 35। बस हम इसको चेक, आप एक ही नंबर पे चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका डाउट दूर करने के लिए इतने तरीके से कर रहे हैं। फिर अगला हम कर लेते हैं यहाँ पर 8 कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, ठीक है। 64 से 1 माइनस कर देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्राप्त होगा जो आपका 63, ठीक है। 8 8 64 -1, ठीक है, 63 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमिक इनका गुणनफल क्या है, तो इनको जब 1 को गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ए 1 × 1 हो सकता है, ठीक है। अब 3 को गुणा कर देंगे तो क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर 3:3 हो सकता है, नहीं वो यहाँ 1 नहीं, ये 3 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 को 1 से गुणा करें तो 3 × 3 हो सकता है, और 3 को यहाँ से और गुणा करेंगे तो 3 3 और 5 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना 7 5 35 7 5 35 7 और 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 7 और 9। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखा आपने कि कोई पूर्ण तो सारी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर सम संख्याओं का हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सम संख्याओं का नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का भी नहीं हो रहा है। जो विकल्प सी है यही, ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि विषम संख्याओं का होगा। ये सारी कौन सी हैं, विषम संख्याएं, 3 एकम 3 3 5 15 7 और 5 7 और 7 मतलब 7, ये है 7 और 9 7 9 63, ये क्या है, विषम संख्याएं वो होती हैं जो क्या हो, 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और वो क्या नंबर लाइन पे आपके प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप वहां पर कैसे करोगे हमने आपको ये बताया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं समझना, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है और कुछ महीने बाद 48,000 लेकर के बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। अब ये पूछा जा रहा है कि बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ था, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आपके एग्जाम में ये पूछ लिया था कि वही मतलब लोग पार्टनर हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने इतनी पूंजी अपने इतने समय के लिए लगाई, तो उनका हिस्सा बताओ कितना हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप यहाँ पे हिस्सा तो देख लेंगे, वो सॉल्व कर लें, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपसे एक स्टेप और टफ क्वेश्चन पूछा तब आप क्या करोगे, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप को रेशियो के थ्रू सॉल्व होते हैं। इनमें क्या किया जाता है कि जब कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का क्या करते हैं वहाँ पर, जो उसका समय होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी पूंजी करता है रुपए में, और उसका जो समय होता है यानी कि टाइम होता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ही जो रेशियो निकल करके आता है वही उसकी पूंजी होती है, मतलब वही उसका उसी रेशियो में क्या होता है, उसको हिस्सा मिलता है, ठीक है, उसका लाभांश होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, ए ने इन्वेस्ट किया था 64,000 रुपया, ठीक है, कर लिया हमने। अब फिर हमें क्या कह रहा है कि बी कोई बंदा है, वो कितना इन्वेस्ट करता है, 48,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और फिर बात हमसे कही जा रही कि वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच में कितना था, 2:1 के अनुपात में था। अब हम देख लेते हैं लाभ, तो लाभ हमें कितना प्राप्त होगा, ये रेशियो के फॉर्म में प्राप्त होगा, तो ए को प्राप्त होता है 2 और बी को प्राप्त होता है 1, ठीक है। जब हमसे वर्ष के अंत में कह दिया, क्वेश्चन ने ही कह दिया है, देखो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में कुल कितने महीने होंगे, 12 महीने हो सकते हैं ना, यानी कि मतलब ए ने क्या किया, 64,000 रुपये कितने दिन के लगाए, 12 महीने के लिए लगाए थे उसने। और यहाँ पर जो बी ने कितना लगाया ये हमें पता नहीं, तो इसकी जगह पर हम टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल आपको समझाने के लिए। चलिए ठीक है, अब हम इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाता है, नीचे चला आता है, ये बराबर में रहेगा। अब इधर रेशियो में सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 चौके 48, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4,000,
ठीक है। बाकी इस तरीके से जब सॉल्व करोगे तो हमें जो टी की वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी, कितना, जब इसको रख के सॉल्व करो तो 8 माह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब आपके लिए इस प्रश्न में देखो पहले ही ऑप्शन में 8 दे दिया गया है। ठीक है, और जल्दी से क्लिक भी कर सकते हैं आप, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत हो जाएगा। आपको इस जगह पे पढ़ना है एक लास्ट वाली लाइन को। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने दिन के लिए बी ने इन्वेस्ट किया था, ये जो निकल करके आया 8 महीने, ये निकल करके आया है कि बी ने अपनी पूंजी कितने दिनों तक लगा रखी थी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, यानी कि बी कितने दिन ने, बी की जो पूंजी कितने दिन तक लगी रही बिजनेस में, 8 महीने तक। तो कुल महीने कितने थे, 12 महीने, लगाया कितने, 8 महीने तक, यानी कि वो 12 - 8 कितना, 4। वो बंदा बी जो था वो 4 महीने बाद बिजनेस में शामिल हुआ था, यानी कि विकल्प आपका जो बी वाला है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी अभी तक की क्लास। सो थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और बाकी आपका कैसा लगा है आपका ये क्लास, और आपको क्या क्या और रिक्वायरमेंट हो सकती है वो सारी चीज़ें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।